हाँ, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं केमिकल एंड पेंट फर्स्ट ईयर वालों के लिए बीएमसी में पिछली बार मैं आपको कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया था। आज मैं सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ाऊँगा कि एनर्जी क्या है, इसके सोर्स कौन कौन से हैं। कि एनर्जी आप भी जानते हो एनर्जी क्या है। एनर्जी को ना ही तो बनाया जा सकता, ना ही नष्ट किया जा सकता है, बस एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यह तो हमारी एनर्जी होती है और कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको हम एनर्जी बोलते हैं, राइट। अब जो हमारी जो एनर्जी है उसके सोर्स कौन कौन से होते हैं, उसके सोर्स के शुरू करने से पहले मैं आपको बोल दूं, कंसेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत एक टॉपिक और रह गया है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। वो पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद में सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में आपको डिटेल में थोड़ा बहुत बताऊँगा। तो देखो, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, इसको हम थर्मल इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है, यानी कि ऊष्मा गति का शून्य नियम क्या बोलता है। ये नियम ये बोलता है, यदि कोई तीन बॉडी हैं, बॉडी ए, बॉडी बी एंड बॉडी सी, यदि कोई दो बॉडी ए एंड बी दोनों एक साथ इक्विलिब्रियम कंडीशन में हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब बॉडी ए का टेम्परेचर तथा बॉडी बी का भी टेम्परेचर, बॉडी ए का प्रेशर, बॉडी बी का प्रेशर अगर समान है तो हमारी बॉडी सी भी उन दोनों के साथ इक्विलिब्रियम की अवस्था में होगी। या हम ये भी कह सकते हैं कि बॉडी बी तथा बॉडी सी दोनों ही हमारी साम्य अवस्था में हैं, तो बॉडी ए भी हमारी साम्य अवस्था में होगी। यानी कि अगर कोई दो बॉडी हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो हमारी तीसरी बॉडी भी इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगी। ये हमारा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है। जैसे कि देखिए, कोई एक बॉडी ए, बॉडी बी एंड बॉडी सी है। इसमें बॉडी ए में इसका वॉल्यूम V1, पी प्रेशर P1 एंड टेम्परेचर T है। बॉडी बी में वॉल्यूम V2, प्रेशर P2 एंड टेम्परेचर T है। बॉडी सी का वॉल्यूम V3, प्रेशर P3 एंड टेम्परेचर T है। हम देख रहे हैं इन दो बॉडी के अंतर्गत जो हमारा टेम्परेचर है वो सेम है, यानी साम्य अवस्था में है। तो जो तीसरी बॉडी भी है हमारी, वो भी हमारी साम्य अवस्था में, यानी कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। यदि बॉडी बी तथा बॉडी सी ये दोनों भी हमारी अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन में होती हैं तो बॉडी ए भी हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगी। ये हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम या जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। देखिए, यदि सिस्टम ए का सिस्टम बी में टेम्परेचर सेम रहे तो हम कह सकते हैं कि सिस्टम ए तथा बी इक्विलिब्रियम में है। इसी को थर्मल इक्विलिब्रियम बोलते हैं या जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। इफ सिस्टम ए एंड सिस्टम सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम और सिस्टम बी एंड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, then A and B are in equilibrium is known as zeroth law of thermodynamics। बुक्स की भाषा में अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो बुक्स की भाषा में भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, बुक्स की भाषा आपकी ये बोलती है जब दो वस्तुएं जो तीसरी वस्तु के तापमान में समान हैं तो वो परस्पर तापमान में समान होती हैं। यह कथन ऊष्मागति का शून्य नियम कहलाता है। या दूसरे शब्दों में भी आप ये बोल सकते हैं, यदि दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ ऊष्मागति के संतुलन में, यानी कि थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो वे परस्पर तापीय संतुलन में होंगे, अर्थात तीनों निकाय का तापमान समान होगा। जैसे कि मैंने आपको भी बता रखा है, बॉडी ए, बॉडी बी एंड बॉडी सी, इन तीनों निकाय का जो तापमान है वो मैंने सेम रखा है, ठीक। इसी को हम थर्मल इक्विलिब्रियम या जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं कि सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, एनर्जी के सोर्स कौन कौन से होते हैं। आप भी जानते हो, प्राकृतिक, अप्राकृतिक, यानी कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, ये एनर्जी के सोर्स होते हैं।
एनर्जी हमें अब खुद से अपने आप अंदर से भी एनर्जी मिलती है, भूमंडलियों से भी एनर्जी मिलती है, ज़मीन से भी एनर्जी मिलती है, वायु से भी एनर्जी मिलती है। तो लकड़ी, कोयला, इन सब से हमें एनर्जी मिलती है। पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, ये सब एनर्जी के सोर्स हैं। अब देखिए कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स कौन कौन से होते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स के अंतर्गत पत्थर का कोयला, लकड़ी का कोयला, लकड़ी, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल आदि हैं। जबकि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स के अंतर्गत सूर्य, वायु, जल, समुद्र, भूताप व बायोगैस जैसे ऊर्जा स्रोत आते हैं। ये कौन से होते हैं? नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स। ठीक, अब बात करते हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स के बारे में। नंबर 1 है भूतापीय ऊर्जा, जिसको हम जियोथर्मल एनर्जी रिसोर्स बोलते हैं। भूतापीय एनर्जी रिसोर्स कौन से होते हैं या हमें कहाँ से मिलती है ये एनर्जी? जैसे कि आप भी देखते हैं पृथ्वी के नीचे कोर के अंतर्गत जाते हैं तो ऊपर से पृथ्वी सॉलिड है, जैसे नीचे से जाएंगे तो पृथ्वी हमको मेल्ट होती हुई दिखाई देगी। ठीक वहाँ पर गर्म है पृथ्वी, तो वहाँ से हमको काफ़ी बड़े बड़े हॉल किए जाते हैं। वहाँ से जो हमें हीट मिलती है उस हीट से हम पानी को बॉयल किया जाता है। बॉयल करने से स्टीम जनरेट होती है। उस स्टीम के द्वारा हम टरबाइन को चलाया जाता है तथा उस टरबाइन से बिजली को बनाया जाता है। तो ये हो जाता है आपका भूतापीय जियोथर्मल एनर्जी रिसोर्स। दूसरा आता है आपका सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी, जैसे कि सोलर एनर्जी आप सभी लोग जानते हैं, पूरे हमारे भारत में, पूरे देश विदेशों में भी सोलर एनर्जी का काफ़ी अच्छा खासा यूज़ हो रहा है। जहाँ पर हमें देख रहे हैं बिजली की सप्लाई कम होती जा रही है, कोयला, लकड़ी, इन सब चीज़ों की कमी होती जा रही है। तो हमने एक सोलर एनर्जी का आविष्कार किया। इसमें सोलर पैनल लगा दिया जाता है, धूप के सामने उसे रख दिया जाता है, जो सूर्य की किरणें को वो एब्जॉर्ब करता है, वहाँ से हीट कलेक्ट होती है, वहाँ से हमारी एनर्जी क्रिएट होती है, वहाँ से बिजली उत्पन्न की जाती है। ये आपके सोलर सेल हो गया, सोलर पैनल हो गया, ये आपके मतलब छतों पर, घरों में, हॉस्टलों पर, स्कूल में, हॉस्पिटलों के अंदर, ऑफिसों के ऊपर, छतों पर, जहाँ भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आजकल तो इसके लिए बड़े बड़े प्लांट भी लगा दिए गए हैं। और तीसरा एनर्जी सोर्स आता है आपका विंड एनर्जी रिसोर्स। विंड एनर्जी रिसोर्स को आप भी जानते हैं, हवा के द्वारा जो एनर्जी हमें मिलती है। जैसे कि आपने पहाड़ी इलाकों में देखा होगा पवन चक्की। पवन चक्की जैसे आपकी चलती है, बड़े बड़े काफ़ी टावरों पर ब्लेडों को लगा दिया जाता है। वहाँ पर हवा से काफ़ी बड़े ब्लेड जब घूमते हैं तो उस जब ब्लेड घूमते हैं तो जो आपकी शाफ्ट है वो रोटेट होती है, जिसके द्वारा हम उसका विंड एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है तथा वो फिर बाद में हमारा मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। उससे हम कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, विंड एनर्जी से मैकेनिकल, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो जाना, ये होता है हमारा विंड एनर्जी। अब आते हैं हम ओशियन टाइडल एनर्जी। ओशियन टाइडल एनर्जी में हम ज्वार भाटा, जैसे आप देखते हैं समुद्र में ज्वार भाटा आते हैं, पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य के कारण जो भी ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं, लहरें, समुद्र की लहरें वेव्स जो बनती हैं वो काफ़ी नीचे से बन के हुई चली आती हैं। वो तो नीचे क्या करते हैं हम, काफ़ी बड़े ब्लेड लगा देते हैं फिर शाफ्टों के साथ में। जैसे वो वेव्स, तरंग जो होती हैं, पानी की लहरें, उनसे प्रकाशित तो ब्लेडों को घुमाती हैं। तो जैसे कोई चीज़ हमारी घूमेगी, रोटेट करेगी, तो हमारी मैकेनिकल में कन्वर्ट होगी ओशियन टाइडल एनर्जी, फिर उससे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। वहाँ से हम एनर्जी, बिजली बनाने का भी काम करते हैं। अब बात करते हैं हाँ, हाइड्रो एनर्जी। हाइड्रो एनर्जी में क्या होता है आपका, बड़े बड़े बांध आपने देखे होंगे
नदियों के पानी को रोका जाता है, पहाड़ी इलाकों में बांध बनाए जाते हैं, वहाँ पर टरबाइन लगा दिए जाते हैं बांध के नीचे, काफ़ी बड़े बड़े। उस बांध से फिर उस पानी को छोड़ा जाता है, तो उस जो टरबाइन के जो ब्लेड होते हैं वो काफ़ी स्पीड से घूमते हैं। यानी कि हाइड्रो जो एनर्जी है वो किस में जनरेट हो रही है, मैकेनिकल में। मैकेनिकल से आपका इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होती है, जब वहाँ से हमें बड़ी बड़ी उससे बिजलियाँ बनती हैं टरबाइनों से, जैसे पिल्टन टरबाइन हो गया, फ्रांसिस टरबाइन हो गया, कई सारे टरबाइन वहाँ पे यूज़ होते हैं, तो वो हमारे हाइड्रो एनर्जी रिसोर्स हो जाते हैं। अब आती है बायोमास। बायोमास को भी मैं अगले चैप्टर में आपको पढ़ाऊँगा, और इसके बाद में मैं आपको इसके नोट्स प्रोवाइड कराऊँगा कुछ देर बाद, कि आपका, ताकि आप अच्छे से लिख सकें। ये तो मैंने बस छोटी सी वीडियो भेजी है ताकि मतलब आपको बता सकूँ कि ओशन टाइडल एनर्जी क्या होती है, विंड एनर्जी क्या होती है, बायोमास एनर्जी क्या होती है, हाइड्रो एनर्जी क्या होती है, सोलर एनर्जी क्या होती है। इसके नोट्स मैं आपको बहुत ही जल्दी अभी भेज देता हूँ। ओके, धन्यवाद।